हेलो एंड वेलकम बैक टू सीएसआर मूवीज गाइस। दोस्तों, क्या आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लीड कैरेक्टर वाली सीरियस मैन इस नाम की मूवी देखी है? 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस मूवी की स्टोरी जर्नलिस्ट और ऑथर मनु जोसेफ इनकी उसी नाम की एक नॉवेल पर बेस्ड है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था सुधीर मिश्रा जी ने। इस मूवी की कहानी अयान मनी नाम के एक मिडल एज्ड आदमी के इर्द गिर्द घूमते रहती है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नाम की एक संस्था में एज एन असिस्टेंट काम करता होता है। सोसाइटी के सो कॉल्ड नॉर्म्स के हिसाब से वो एक लोअर कास्ट के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और उस वजह से उसे बचपन से हमेशा से कुछ ना कुछ झेलना पड़ता होता है और इसी वजह से उसे इस समाज की जाति व्यवस्था से और इनइक्वालिटी से काफ़ी चिढ़ होती है। मोरॉन, इम्बेसिल, नॉब है। ये लोग हमें इन्हीं नामों से बुलाते थे। दोस्तों, उसकी एक थियरी होती है जिसके मुताबिक किसी भी फैमिली को अपना जनरेशनल पॉवर्टी का कर्स अगर तोड़ना है, अपना सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस अगर सुधारना है, तो उसके लिए उस फैमिली को 4 जनरेशन लग जाती है। 2G है ना, तू 2G सेकंड जनरेशन। हम 2G वाले कभी एंजॉय नहीं कर सकते। Yes. उसका बच्चा जब 18-20 साल का हो जाएगा, सब कुछ होगा उसके पास, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं हो जा। लाइफ में कुछ नहीं करने के लिए 4 जनरेशन लगता है। लेकिन हमारे अयान मनी को 4 जनरेशन तक का वेट नहीं करना है। अपना सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस सुधारने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए वो एक शॉर्टकट अपनाने का सोचता है और शॉर्टकट हमेशा स्कैम की तरफ आपको ले जाते हैं। अपने बीवी और बेटे के साथ स्लम में रहने वाला अयान मनी एक ऐसी तरकीब निकालता है जिसकी वजह से वो जल्द ही अपना ये फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस अपलिफ्ट करने वाला होता है। वो अपने 10 साल के बेटे यानी आदि को अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ऐसे ट्रेन करता है जिससे वो कोई असाधारण प्रतिभा वाला जीनियस लड़के की तरह दिखाई दे और उसी की तरह बर्ताव करने लगे। ये तेरी जगह यहाँ बैठ के पढ़ना। सनलाइट कम है तो क्या हुआ, तो अपने टैलेंट से चमकना। Mama, I was looking at photosynthesis. That way we can generate oxygen, can save Earth. What are your thoughts on this one? ऐसा नहीं है कि उसका बेटा होनहार या ब्राइट नहीं होता, लेकिन वो उस बच्चे को उसके उम्र के बच्चों से कई ज्यादा इंटेलेक्चुअल जीनियस बनाना चाहता है ताकि उसे फेम मिले और उस फेम को वो मोनेटाइज करके पैसा कमा पाए। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा, ये एक शॉर्टकट है और शॉर्टकट्स ऑलवेज लीड टू स्कैम एंड फ्रॉड्स। अंत में इस सब का भांडा फूट जाता है। हमें दिखाई देता है कि कैसे अयान अपने मासूम से बेटे से उसका बचपन छीन लेता है। उस छोटे से बच्चे को ये सब करने के लिए किस तरह के मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है और एक वक्त पर इस मासूम बच्चे को भी इतना मैनिपुलेट किया जाता है कि उसे खुद भी इस फेम से लगाव और आकर्षण होने लगता है। कितना viewers है? 200 कितना followers? 5000 है, लेकिन तू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शाहरुख खान का? औकात मेरे। दोस्तों, अपने खुद के बेटे को ही फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए उसका बचपन छीन के उसे जब एक इंटेलिजेंट या असाधारण गुणों वाले बच्चों की तरह प्रेजेंट किया जाता है, तब उसे चाइल्ड प्रोडिजी स्कैम कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या अभिनव अरोरा भी इस सीरियस मैन मूवी के बच्चे यानी आदि की तरह एक चाइल्ड प्रोडिजी स्कैम का शिकार है? सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड प्रोडिजी का मतलब क्या है। दोस्तों, चाइल्ड प्रोडिजी स्कैम के कंसेप्ट को सिंपल में समझाया जाए तो ये उन सिचुएशंस को रेफर करता है जहां छोटे बच्चों को एज अ चाइल्ड प्रोडिजीज यानी बहुत ही टैलेंटेड बच्चों के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, पर असलियत में ये उनके टैलेंट का एग्जैजरेशन या फिर ओवरहाइप करके पब्लिक को इम्प्रेस करने का तरीका होता है। इस सिचुएशन में अक्सर पेरेंट्स या उनके कोई मेंटर्स इन बच्चों के अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। कभी कभी तो इनकी फेक अचीवमेंट्स भी बना दी जाती है। कभी कभी एक बच्चे में वो टैलेंट होता भी नहीं है, लेकिन उसे इस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि वो उस चीज को सीख सके और बार बार प्रैक्टिस करके उसे रट सके और दुनिया को लगे कि उस बच्चे में वो टैलेंट नेचुरली आया है। लेकिन इसका मकसद अक्सर पब्लिसिटी, पैसा या फिर स्पॉन्सरशिप गेन करना होता है। ऐसे स्कैम्स में कभी कभी ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स या फिर मेंटर्स एक यंग बच्चे के नाम पे फेक एबिलिटीज क्लेम करते हैं और उसके लिए इन बच्चों से उनका बचपन एक तरह से छीना जाता है। ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि वो बच्चा एक एक्सेप्शनल टैलेंट का मालिक है और ये चीज मीडिया अटेंशन, फेम और फाइनेंशियल गेन के लिए की जाती है। पर दोस्तों, इन सब का सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा बुरा परिणाम होता है तो वो उस बच्चे पे। दोस्तों, जब इन बच्चों पे इस तरह के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डाल दिए जाते हैं तो उन बच्चों का मेंटल और इमोशनल वेलबींग काफी बुरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। वो प्रेशर में आ जाते हैं और इन बच्चों के लिए अपनी रियल मासूम वाली आइडेंटिटी मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है और एक वक्त के बाद वो भी अपने पेरेंट्स की मैनिपुलेशन के शिकार होकर इस फेम के आदी हो जाते हैं और अपनी मासूमियत, अपना बचपन वो खो देते हैं।
तो दोस्तों जिस तरह से सीरियस मैन इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर अपने बेटे का बचपन छीनकर उसे एक प्रोडक्ट बनाकर पैसा और फेम कमाना चाहता था, ठीक उसी तरह से अभिनव अरोरा के पिताश्री यानी तरुण राज अरोरा जी भी अपने बेटे को एक स्पिरिचुअल प्रीचर, आध्यात्मिक गुरु या फिर बाल संत बनाकर उसे मिले हुए फेम को मोनेटाइज करके पैसा कमाना चाहते हैं। लोग इस छोटे से बच्चे के अध्यात्म को लेकर ज्ञान की वजह से काफी प्रेरित हुए और उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ने लगी और आज इस बच्चे के यूट्यूब पर तकरीबन 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स है और इंस्टाग्राम पर तो 9.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब से जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी के एक सत्संग के दौरान हुई घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है और जब से पद्म विभूषण रामभद्राचार्य महाराज जी ने इस बच्चे का ढोंग आंखें ना होते हुए भी पहचान लिया, देख लिया और उसे मूर्ख कहा, तब से उस बच्चे की सोशल मीडिया पर तीव्र निंदा होने लगी। उसे काफी बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा, बुली किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले में असल में दोषी कौन है? वो मासूम सा बच्चा या उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करके अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए जिसे प्रोडक्ट बनाया गया है उसके पेरेंट्स, उसके पिता? क्या बताएगा दुनिया को कि मैंने फ्रॉड किया है? या फिर हम और आप जैसे लोग जो अपने हिंदू धर्म को लेकर इतने अंध हो गए हैं कि क्या सच है और क्या झूठ ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आंखें ना होने के बावजूद जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी ने इस बच्चे के अभिनय को पहचान लिया। वो सिर्फ एक मैनिपुलेटेड मासूम सा बच्चा है ये उन्हें दिखाई दिया। हालांकि उनका उस बच्चे को मूर्ख कहना मुझे थोड़ा सा हार्श लगा। उस बच्चे के बजाय उसी वक्त अगर उन्होंने उसके पेरेंट्स को खरी खोटी सुनाई होती तो शायद और भी अच्छा होता। लेकिन दोस्तों उनके इस स्पष्ट शब्दों में की गई निंदा में कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, क्योंकि आजकल कोई भी हमारे हिंदू धर्म को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। धर्म और भगवान के नाम पर अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया जा रहा है और शायद यही बात जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी को पसंद नहीं आई और शायद इसी वजह से उन्होंने तीव्र शब्दों में निंदा करते हुए उस बच्चे को मूर्ख कह डाला और उसके बाद हर कोई इस बच्चे को सोशल मीडिया पर अब ट्रोल कर रहा है। लेकिन दोस्तों जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी का गुस्सा, उनका उस बच्चे को मूर्ख कहना क्या सिर्फ उसी बच्चे तक सीमित है? वो तो इन सब का सिर्फ एक फेस है, एक कठपुतली है। इस निंदा का असली हकदार तो कोई और है। उस मासूम से बच्चे को तो ये तक नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक 10 साल की उम्र का बच्चा इतना भोला होता है कि उसे किसी भी तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है। उसका बचपन ही उससे छीना जा रहा है, उसे खेल कूद करने से रोका जा रहा है शायद। हालांकि एक 10 साल के बच्चे का अध्यात्म में इतना इंटरेस्ट लेना ये डेफिनेटली अच्छी बात है। एक 10 साल की उम्र में इतने सारे श्लोक याद करना और जिस तरह से वो उन्हें पेश करता है, उनका भावार्थ समझाता है, ये डेफिनेटली किसी टैलेंट से कम नहीं है। ये डेफिनेटली एक प्रशंसा की बात है। लेकिन दोस्तों जैसा कि सारे संतों ने, कथावाचकों ने और साइकोलॉजिस्ट ने एक डिबेट में कहा है कि वो अभी इस लायक नहीं है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर पाए, जिसके बारे में वो बच्चा और उसकी फैमिली खुद बात करने लगी है। अभिनव क्या सब कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल, एक तरफ वो बच्चा सब कुछ त्याग करने की बात करता है, खुद कुटिया में रहने की बात करता है, अपने जीवन का गुजारा करूंगा, महल भी छोड़ दूंगा लेकिन मैं ब्रिज की कुटिया में रह लूंगा। तो दूसरी तरफ अलग अलग शॉप्स और ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए जाता है। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ प्रियंका वेंसर की प्लेलिस्ट। आज मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ ऐसी दो फ्लैट्स में जो कि 50 फ्लोर पर स्थित है। आप भी इस फ्लैट की बुकिंग के लिए मेरे बायो में दिए गए लिंक पर और दोस्तों ये कौन सी भक्ति में सिखाया जाता है? वो बच्चा कहता है छोटी उम्र में भक्ति करना क्या कोई गलत काम है? अरे भाई, भक्ति करना कोई गलत काम डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह से हर जगह कैमरा ढूंढकर भक्ति की रील बनाई जा रही है, वो चीज गलत है। जब उसके पापा पर कोई कथावाचक महाराज आरोप लगाते हैं तब वो उन्हें कठोर शब्दों में टोकता है कि मेरे पिता पर आरोप लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं। बेटा, उन्होंने जो देखा था, उनके सामने जो हुआ था, वो बस उसी चीज का स्पष्टीकरण दे रहे थे। तो वो तुम्हें इस सब चीज से बचा रहे थे। वो तुम्हें एक मासूम की तरह देख रहे थे कि तुम्हारी इस चीज में कोई गलती नहीं है, सारा दोष आपके पिता का है। जब उस बच्चे को पूछा गया कि अगर आपको अध्यात्म की इतनी रुचि है तो आप गुरुकुल में या फिर किसी आध्यात्मिक संस्था में पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाते, जहां से आप अध्यात्म का अच्छी तरह से ज्ञान ले सके और पूरी तरह से अध्यात्म का ज्ञान लेने के बाद ही अपना हिंदू धर्म का प्रचार शुरू कर सके। तब उस बात पर वो कहता है कि इस बात के लिए मेरे पेरेंट्स राजी नहीं है। मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। गुरुकुल जाना चाहते हैं तो अभी तक क्यों नहीं गए आप? देखिए, गृहस्थ में रहता हूँ मैं। तो आप अभिनव गुरुकुल जाना चाहते देखिए, हैं? मेरे मैया पिताजी अभी तैयार नहीं हैं। अच्छा, आपकी मैया तैयार नहीं है। लेकिन बेटा, अगर वो इस चीज के लिए राजी हो गए,
अगर उन्होंने आपको गुरुकुल में भेजा तो उनका जो प्लान था वो सारा चौपट नहीं हो जाएगा। आपको जो फेम मिल रहा है उस फेम को मोनेटाइज करके वो पैसा कैसे कमा पाएंगे। दोस्तों इस छोटे से बच्चे को तो सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए अपना चैनल मोनेटाइज होना चाहिए ये भी पता है। वो कहता है हमने अभी तक कुछ भी मोनेटाइज नहीं किया। अगर किसी की दुकान का फीता काट रहे हैं तो वहां पर आप पैसे वसूल रहे हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं आपके आलोचक। क्या ये सही है? नहीं, हम पैसा नहीं लेते हैं। जो प्रेम से बुलाता है हम चले जाते हैं, लेकिन हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। बताओ भाई, जब तक कोई यूट्यूब में घुसकर पैसे कमाने की नहीं सोचता तब तक उसे मोनेटाइजेशन जैसे टेक्निकल वर्ड्स कैसे पता हो सकते हैं। वो तो सिर्फ 10 साल का बच्चा है। खैर दोस्तों, ये सब चीजें बताने का मकसद ये है कि ये सब वो डेफिनेटली अपने मन से नहीं बोलता। इस बच्चे से ये सब कुछ बुलवाया जाता है, ये सब कुछ उसे रटाया गया है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। वनशी विभूषित करान नवनीर राभा Eternity later. दरबिंब नेत्रा कृष्णात् परम कीमपि तत्त्वमहं न जानी। इसका अर्थ भी बता दे। इसका अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है। लेकिन इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ याद करना, इतने कॉन्फिडेंस से इतने सारे लोगों से बात करना, ये भी अपने आप में एक टैलेंट है। हम सब तो इस उम्र में कंचे खेल रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों असल में ये उसकी असली पहचान नहीं है। इस बच्चे के टैलेंट को एग्जैजरेट, ओवरहाइप किया जा रहा है। जो बच्चा कुछ समय पहले नॉनवेज खाने की बात करता है, अपनी माँ को जो पहले मम्मी कहता है, अब वो हमेशा मैया कह के उसे पुकारता है। पहले भगवान को जो गॉड कहकर बुलाता था, अब वो इस भगवान को सिर्फ ठाकुर जी कह के बुलाता है। दिस इज ऑल डेफिनेटली स्क्रिप्टेड। ऐसे बात करना, ऐसे बर्ताव करना उसे सिखाया गया है, उसे इस चीज के लिए ट्रेन किया गया है। बल्कि इम्पोर्टेंस गॉड से भी ज्यादा होती है। राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तू मेरी। और मेरी भैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है। भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। और यही होता है चाइल्ड प्रोडिजी स्कैम। दोस्तों अगर आप उसके पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यूज देखोगे तो वो हर इंटरव्यू या फिर हर पॉडकास्ट में वही चीज दोहराता है जो उसे रटाई गई है। अगर उसे कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाता, वो इधर उधर देखने लगता है, वो हड़बड़ा जाता है और कभी कभी तो सिर्फ मुस्कुरा देता है, हंसने लगता है। किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला? आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? अरे बस मन में ऑडियंस बहुत खुश होगी ये देख के। और दोस्तों यही सब बात सीरियस मैन नाम की इस मूवी में दिखाई गई है। और मूवी में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर का वो छोटा सा बच्चा यानी आदि एक इंटरव्यू में ऐसे ही किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता और उसकी इंसल्ट हो जाती है, तब उसके पापा एम्बेरस फील करते हैं और उसके पापा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस पर काफी भड़क जाते हैं। स्पीच याद क्यों नहीं की? मैं जाके भी सबको बोलता कि तू कोई जीनियस वीनियस नहीं है, नॉर्मल लड़का है, ठीक है? सब खत्म। खुश? क्या प्रिपेयर करेगा? तू टाइम पास कर, चाली के बच्चों के साथ खेल, जाके कर। और दोस्तों इस सीन से पता चल सकता है कि वो मासूम सा बच्चा कितने प्रेशर में जी रहा होता है। उसके खेलने पर रोक टोक लगा दी जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय खुद को ऐसे इंटरव्यूज के लिए और पब्लिक अटेंशन के लिए, फेम के लिए खुद को काबिल बना पाए। और दोस्तों जब अभिनव अपने फॉलोअर्स को खुद का फॉलोअर ना बता के भगवान श्री कृष्ण का फॉलोअर बताते हैं, हर समय रील्स बनाकर खुद का प्रचार करने में लगे हुए अभिनव और उसके पापा हम सबको इस बात से ही बताना चाहते हैं, ये ब्रेन वॉश करना चाहते हैं कि अभिनव को फॉलो करना मतलब भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करना। आपका कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर। और दोस्तों ऐसे ही तरीके से आसाराम, राम रहीम जैसे फेक बाबाओं की एक कल्ट ऑडियंस, एक कल्ट फॉलोअर बन जाते हैं। और शायद यही सब कुछ अभिनव अरोरा के साथ भी हो रहा है। ही इज बीइंग प्रमोटेड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी। और अभिनव के पापा को ये बात काफी अच्छी तरह से पता है कि हमारे देश में धर्म का धंधा कितना बड़ा है, कितना सक्सेसफुल होता है और इसमें कितना फेम और पैसा मिलता है। दोस्तों आज लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनल को भी लोग आइडलाइज करने लगे हैं। उनकी तुलना भगवान श्री राम से होने लगी है क्योंकि वो सिर्फ हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें एक नेशनलिस्ट की तरफ भी देखा जा रहा है और उनकी तुलना भगत सिंह जैसे लोगों से की जा रही है जिन्होंने अपने बलिदान से इस देश के स्वातंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था, ना कि वो लोगों की जान लेते थे और अपनी दहशत फैलाते थे।
दोस्तों उस जेल में बैठे कैदी को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि हिंदुत्व या फिर रिलीजन का नाम लेकर आप इस देश में एक हीरो बन सकते हैं और उसके आजू बाजू के लोग बस यही करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आप जैसे लोग आंखों पे पट्टी बांधकर उसको फॉलो भी कर रहे हैं। खैर दोस्तों, इस विषय पर बात करने के लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। दोस्तों, आज जब अभिनव को हर कोई एक्सपोज करने में लगा है, तब हम सबको ये बात समझनी होगी कि ऐसे चाइल्ड प्रोडिजीज को हद से ज्यादा अटेंशन ना दिया जाए, उनको ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए। धर्म के नाम पर किसी को भी हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने को नहीं देना चाहिए। हमारी संस्कृति का मजाक कोई भी उठ के नहीं बना सकता। और दोस्तों, ये तभी हो सकता है जब हम हमारे आंखों पे लगी हुई धर्म की वो पट्टी निकाल कर ये सब चीजें देखना सीखे और इन चीजों पे सवाल उठाना सीखे। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं होता, ये सब धर्मों में हो रहा है। लेकिन मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरी ये पर्सनली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने धर्म में अगर कुछ बुरा हो रहा है, अगर कोई पाखंड चल रहा है, तो उस पर सवाल उठाऊं, ताकि हमारे धर्म की, हमारे समाज की बदनामी ना हो, उसका मजाक ना उड़ाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बस इतना था कि उस मासूम से बच्चों की जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, उसे रोका जाए। इस ट्रोलिंग का, इस निंदा का असली हकदार कोई और है, वो बच्चा नहीं। सवालों के कटघरे में किसी और को खड़ा किया जाना चाहिए, ना कि उस बच्चे को। लेकिन उनके पिता इस सब में जितने दोषी है, उतने ही उनके फॉलोअर्स भी हैं जो उसे एक आध्यात्मिक गुरु, एक बाल संत या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रीचर की तरह देखता है। और दोस्तों, हम सबको हिंदू धर्म में चल रहे इस तरह के पाखंड के खिलाफ आवाज उठाती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी धरोहर का ठेकेदार ऐसे किसी भी अरे गहरे इंसान को नहीं बना सकते। दोस्तों, अपने धर्म को इतना छोटा भी मत होने दीजिए कि कोई भी आकर उसका ठेकेदार बन जाए। हिंदू धर्म को और हमारे ग्रंथों को पूरी दुनिया में आदर भाव से देखा जाता है और अपने इस धर्म की गरिमा को कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी और सिर्फ हमारी है। धर्म के नाम पर इतना अंधा मत हो जाइए कि एक मासूम से बच्चे का सहारा लेकर कोई भी आपको ठग ले सकता है, या फिर इतना कट्टर भी मत बनिए कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनल को आप पूजने लगे, उसको आप आइडलाइज करना लगे, उसको उसकी तुलना आप भगवान श्री राम जी से और शहीद भगत सिंह से करने लगे, उसको आप अपना हिंदू धर्म का लीडर मानने लगे। हम सबके आदर्श सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम होने चाहिए और उसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज, इन जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जी, और उन्हीं के नक्शे कदमों पर हमें चलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताइए। क्या अभिनव अरोरा एक चाइल्ड प्रोडिजी का स्कैम है, या फिर सच में वो कोई बाल संत है? इस पर आपकी क्या राय है, ये भी मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, जय।